वेलकम टू विज्ञान एकेडमी। आज की हमारे हिस्ट्री नंबर की चौथी क्लास है। पहले की 3 क्लासेस हो गई, यूट्यूब पर डली हुई है, सबके लिए एक्सेस है, आप लोग देख सकते हैं। रोज की तरह हम फिर से एक बार क्विक रिवीजन करेंगे और फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। क्विक रिवीजन में डे 1 से हिस्ट्री की जो पहली क्लास हुई थी उससे अभी तक जितने भी टॉपिक हो गए, जितना भी कंटेंट है, उसको हम देखते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, उसका क्या आंसर होगा, किस तरीके से उसको याद रखना है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे, इन सारे बिंदुओं पर डिस्कशन होता है। यहाँ पर मैंने देखिए बताया था आपको, यहाँ पर भारतवर्ष याद रखना है। प्रश्न ये बनेगा कि भारतवर्ष का उल्लेख कहाँ है, तो महाकाव्य और पुराण में। उसका अर्थ क्या था, भरतों का देश। उसके बाद भरत क्या है, तो प्राचीन कबीला है। कहाँ था, उत्तर पश्चिम में था, तो उत्तर पश्चिम में रहने वाले जो भी लोग थे उनका समूह भरत था। उल्लेख कहाँ मिलेगा, ऋग्वेद में। 4 वेद में से ऋग्वेद में मिलेगा। चारों वेदों को संयुक्त रूप से संहिता कहते हैं, इसके बारे में भी देखेंगे आगे। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि जम्बू द्वीप भारत को क्यों कहा गया, जामुन के वृक्ष, जम्बू मतलब जामुन, इसके वृक्षों की अधिकता थी इसीलिए। ईरानियों ने क्या कहा था, ईरानियों ने हिंदू कहा था, किसके नाम पर, सिंधु नदी के नाम पर सिंधु बोला और फिर हिंदू। आगे देखेंगे तो यूनानी ने क्या कहा, यूनानी ने इंदे कहा, और अरब ने क्या कहा, अरब देखते हैं, अरबों ने हिंद कहा था, अरबों ने हिंद कहा था, यूनानी ने इंदे कहा था, और हिंदू ईरानी ने कहा था। अंग्रेजों ने क्या कहा है, अंग्रेजों ने इंडिया कहा है। मध्यकाल में क्या बोला गया था, भारत को हिंदुस्तान, जो कहाँ से लिया गया था, फारसी शब्द हिंदू से। आपसे पूछ ले कि भारत को हिंदुस्तान कहते हैं या फिर जो हिंदू बोला गया, ईरानी ने हिंदू कहा, लेकिन ये फारस का शब्द है। कौन सी पर्वत श्रृंखला दो भागों में बांटती, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। यहाँ पर एक इतिहासकार का नाम आता है, क्रिस्टोफ सेलियरस। ये कहाँ के थे, जर्मन के थे। इन्होंने क्या किया था, इतिहास को 3 भागों में बांटा था। उसके बाद भारत की जनसंख्या का निर्माण किस किस नस्ल के लोगों से हुआ, प्रोटे ऑस्ट्रेलाइड, पैलियो मेडिटेरियन, कॉकेशाइड, निग्रोइड और मंगोलाइड। आगे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में यदि हम बात करेंगे, तो सबसे पुराना धर्म ग्रंथ वेद है। उसके संकलनकर्ता की बात करें तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। उपदेश क्या देता है, वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। हमारी जो भारतीय परंपरा इन वेदों को नित्य और अपौरुषेय मानती है। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चारों वेदों को संहिता कहते हैं। ऋग्वेद के बारे में बात करें तो ऋचाओं का क्रमबद्ध ज्ञान है, 10 मंडल है, 10,028 सूक्त है, 10,462 ऋचा है। जो भी ऋषि इस ऋग्वेद को पढ़ेगा उन्हें हम होत्र कहेंगे। इससे क्या पता चलता है, जो आर्य थे उनकी राजनीतिक प्रणाली और इतिहास और ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। विश्वामित्र ने किस मंडल में क्या रचा था, तो तीसरे मंडल में। जो हमारे सूर्य देवता है सावित्री, उनको समर्पित एक मंत्र है, उसका नाम है गायत्री मंत्र। विश्वामित्र जी ने इसकी रचना की थी। 9वें मंडल में क्या उल्लेख है, देवता सोम का उल्लेख है। 8वें मंडल में हाथ से लिखी रचनाओं को क्या कहा गया, खिल। उसके बाद सबसे बड़ा मंडल कौन सा है, 10वां मंडल। नदी स्तुति मतलब नदियों की प्रशंसा। पुरुष सूक्त मतलब वैदिक समाजशास्त्र से। नारदीय सूक्त में ब्रह्मांड के सृजन से संबंधित जो भी व्याख्याएं है या ब्रह्मांड के सृजन के जो भी अनुमान है वो नारदीय सूक्त में। और सूर्य सूक्त मैंने बताया था, विवाह श्लोक इसमें शामिल है। चातुर्वर्ण समाज की कल्पना, 10वां मंडल बताना है, जो सबसे बड़ा मंडल भी है। इसमें 4 वर्ण है जो ब्रह्मा जी के क्रमशः मुख, भुजा, जंगा और चरणों से उत्पन्न हुए। अधन्य शब्द का वर्णन कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में। अर्थ क्या है, जिसका वध नहीं किया जा सकता है। किसके संदर्भ में, गाय के संदर्भ में। ऋग्वेद में ब्रह्म का उल्लेख मिलता है क्या, बिल्कुल मिलता है, लेकिन आत्मा का उल्लेख नहीं मिलता है। उसके बाद ईसा पूर्वी और ईसवी की यदि बात करें तो ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्वी या बीसी कहते हैं, और उनके जन्म के बाद के समय को एडी एनो डोमिनी या ईसवी कहते हैं। बीसी मतलब बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट, और ऐसे एनो डोमिनी। आगे देखेंगे वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का स्रोत, तो ये भी हमको ऋग्वेद में मिलता है। वामन अवतार की बात करें तो भगवान हरि के पहले ऐसे अवतार थे जो मानव रूप में थे। इनके पिता का नाम कश्यप ऋषि था और माता अदिति थी। इनका जन्म कैसे हुआ था, बौने ब्राह्मण के रूप में।
और इसका उद्देश्य क्या था? वामन अवतार का उद्देश्य जो भगवान विष्णु थे उनके द्वारा, देखो यहाँ ब्रह्मा मत लगाना, भगवान विष्णु के द्वारा जो इंद्र है उसको पुनः स्वर्गलोक पर अधिकार दिलाना था। वामन को दक्षिण में किस नाम से पूछते हैं? वामन भगवान को दक्षिण में उपेंद्र के नाम से जानते हैं। ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी ऋचा है? 250, और अग्नि के लिए कितनी है? 200 है। आगे वैदिक प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान आता है? शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। यजुर्वेद की बात करेंगे तो यजुर्वेद में क्या है? जो भी मंत्र है, सस्वर पाठ के लिए आपका मंत्र हो या फिर बलि बलि देते समय जो भी डिसिप्लिन फॉलो किया जाता है, उसके जो भी नियम है, इनका संकलन है यजुर्वेद में। इसके पाठकर्ता को क्या कहते हैं? अर्धर्यु इसके पाठकर्ता को कहते हैं। यजुर्वेद में क्या है? यज्ञ के नियम और विधि विधान, इनका संकलन है। इसमें किसका वर्णन है? बलिदान विधि का, और ये गद्य और पद्य दोनों में यजुर्वेद। साम की बात करें तो शाब्दिक अर्थ है गान। जो यज्ञों के समय गाए जाने वाली ऋचा या मंत्र है उनको सामवेद कहते हैं। इसके पाठकर्ता को क्या कहते हैं? उदात्र। ये संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। 18-10 सूक्त है जो ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसे क्या कहते हैं? भारतीय शास्त्रीय संगीत का जनक। किस वेद में कोई भी ऐतिहासिक घटना का उल्लेख नहीं मिलता, तो आपको यजुर्वेद और सामवेद याद रखना है, क्योंकि ऋग्वेद में हमने आर्यों के बारे में देखा था और उसके बाद अथर्ववेद देखेंगे। अथर्ववेद अथर्वा ऋषि ने रचा है। 731 मंत्र, 6000 पद्य। कुछ मंत्र ऐसे जो ऋग्वेद से भी पुराने हैं। औषधों का उल्लेख यहाँ मिलेगा। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त रहेगा। इसमें मनुष्य के विचार, अंधविश्वास का विवरण मिलेगा। इसमें परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा है और कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। सभा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा है। इसकी कई शाखाएं हैं। वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है। उसके बाद वेदों की शाखाएं की बात करें तो एकमात्र जीवित शाखा है शाकल शाखा, जो ऋग्वेद से जुड़ी हुई है। उसके बाद यजुर्वेद की 2 शाखा है, एक शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। उसके बाद शुक्ल यजुर्वेद या फिर वाजन से ये जो संहिता है उसकी शाखा है माध्यन्दिन और काण्व। उसके बाद में कृष्ण यजुर्वेद की शाखा क से स्टार्ट होंगी, काठक, कनिष्ठल, मैत्रायणी और तैत्तिरीय। सामवेद की बात करें तो कौथुम, रानायनीय, जैमिनीय या तलौकार। अथर्ववेद की कौन सी? शौनक और पैपलाद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, और सबसे बाद का अथर्ववेद। और ऋग्वेद के बाद किसका स्थान आता है? शतपथ ब्राह्मण का। यहाँ पर वेद और ब्राह्मण ग्रंथ देखें तो अथर्ववेद का गोपद, सामवेद का पंचविश, ऋग्वेद का ऐतरेय कौशिकी और यजुर्वेद का तैत्तिरीय और शतपथ। संहिता के बाद ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, इनका स्थान है। यहाँ पर ऐतरेय में क्या है? राज्याभिषेक के नियम और कुछ प्राचीन राजा का उल्लेख। ऐतरेय किसका है? ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। शतपथ, शतपथ किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? यजुर्वेद में। इसमें किस राजाओं का उल्लेख है? गंधार, शल्य, केकय, कुरु, पांचाल, कौशल और विदेह, इनके राजाओं का उल्लेख है। ऋग्वेद के बाद किसका स्थान? शतपथ ब्राह्मण का। सबसे पहला वेद ऋग्वेद, सबसे बाद का अथर्ववेद। अरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांड की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। आगे देखिए, यहाँ से प्रश्न बन सकता है उपनिषदों की कुल संख्या 108 रखना है। मूलभूत कितने हैं? 13। उसके बाद ये देखिए, मैत्रेयी संहिता क्या वर्णन करती है? स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति। तो पुरुष का कौन सा दोष? तीसरा दोष। पहला दो कौन सा है? जुआ और शराब, और तीसरा स्त्री। उसके बाद पुरुष की अर्धांगिनी किसमें कहा गया? शतपथ ब्राह्मण में कहा गया स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी। शतपथ ब्राह्मण किसका? यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण, अभी मैंने आपको बताया था। यहाँ देखिए, जो शतपथ ब्राह्मण है यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, और इसी में जो गंधार, शल्य, केकय, कुरु, पांचाल, कौशल, ये राजाओं का उल्लेख है। चूंकि ये क्लास पहले हो चुकी, यदि बार बार रिवीजन की आपको जरूरत ना हो तो आप थोड़ा स्किप करके आगे से क्लास कंटिन्यू कीजिएगा जहाँ से नया टॉपिक स्टार्ट होगा। बाकी मुझे लगता है कि एक बार आपको ये पूरा रिवीजन देखने में कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि लूसेंट से फैक्ट आते, सीधे फैक्ट आते, और एक बार पढ़ने में आपकी पकड़ में वो प्रश्न नहीं आ पाता है। तो थोड़ा 5-7 मिनट देखकर यदि रिवीजन देख लोगे तो बहुत फायदा होगा, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि एक बार क्लास देखने के बाद आप खुद से रिवीजन नहीं करते होगे, इसीलिए क्लास के थ्रू ही रिवीजन हो जाए, बहुत बढ़िया रहेगा। आगे जाबालोपनिषद की बात करें तो उसमें किसका वर्णन है? 4 आश्रम का उल्लेख। कुल कितने उपनिषद है? 108 उपनिषद है, जिसमें मूलभूत श्रेणी में कितने उपनिषदों को रखा है? 13 को।
आगे देखिए, स्मृति ग्रंथ। अब स्मृति ग्रंथों की बात करें तो सबसे पुरानी और प्रामाणिक कौन सी? मनुस्मृति। शुंग काल का है। मानक ग्रंथ भी मनुस्मृति। और नारद स्मृति किस युग से संबंधित है? गुप्त युग से। फिर वेदांग और सूत्र की बात करें तो वेदांगों की रचना 6 है। क्यों की गई है? वेदों को भलीभांति समझने के लिए। कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया है। सूत्र साहित्य को क्यों लिखा गया है? वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, जबकि वेदों को समझने के लिए वेदांग की रचना हुई है। श्रौत, ग्रह, धर्म सूत्र, इनके अध्ययन से यज्ञ, विधि विधान, कर्मकांड, राजनीति, विधि और व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात करते हैं। प्रमुख सूत्रकारों में कौन है? गौतम, बोधायन, आपस्तंभ, वशिष्ठ, इनके नाम है। सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र कैसा है? सबसे प्राचीन माना गया है। पुराण की बात करें तो संख्या याद रखना 18 किसने लिखी है? ऋषि लोमहर्ष थे और उनके पुत्र उग्रश्रवा ने। पुराणों से क्या पता चलता है? जो भारत की ऐतिहासिक घटना है उसका क्रमबद्ध विवरण हमको देखने को मिलता है। संख्या 18 है। केवल 5 पुराण ऐसे हैं जिसमें राजाओं की वंशावली है। उसमें एक विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, वायु, फिर ब्राह्मण और भागवत पुराण आपको जोड़ना है। विष्णु पुराण किससे संबंधित है? मौर्य वंश, मत्स्य, आंध्र सातवाहन और वायु पुराण गुप्त वंश। मत्स्य पुराण सबसे पहला पुराण है। और धर्म सूत्र की बात करें तो जो गौतम धर्म सूत्र है सबसे प्राचीन धर्म सूत्र है। स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, लेकिन जो पुराण थे उन्हें वो सुन सकती थी, और जो पुजारी मंदिरों में पुराण का पाठ करते थे। सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का महत्व है, जिसमें राष्ट्रन के साथ कृषि संबंधी विवरण दिया है। उपनिषदों की रचना कहाँ हुई है? पुराणों से पहले हुई है। बौद्ध, जैन और अन्य साहित्य की बात करें तो देखो, बौद्ध धर्म में जातक आपको पढ़ने को मिलेगा। जो भगवान बुद्ध है उनके जन्म के पहले की घटनाएं जातक है। और उसके बाद कथा वस्तु क्या है? भगवान बुद्ध के जन्म के बाद जितनी भी अधिक घटनाएं उनको कथानकों के साथ वर्णित किया है कथा वस्तु में। और कथा वस्तु किसने लिखी है? हीनयान ने लिखी है। उसके बाद यदि जैन धर्म की बात करें तो एक कल्प सूत्र आएगा और एक भगवती सूत्र आएगा। तो जो कल्प सूत्र है वो स्टार्टिंग का है, प्रारंभिक। जैसे पहले आप कल्पना करते हो, बस वही है कल्प सूत्र प्रारंभिक। और उसके बाद भगवती सूत्र में क्या है? उनका जो जीवन चरित्र है भगवान महावीर का, वो बताया भगवती सूत्र में। और जैन ग्रंथों को आगम कहा गया है। उसके बाद अर्थशास्त्र के यदि कौटिल्य की बात करें तो उसमें 15 अधिकरण है, 180 प्रकरण है। कौटिल्य, विष्णुगुप्त, अन्य नाम भी है। मौर्य युग की जानकारी मिलती है। इसके अनुवादक श्याम शास्त्री, आपको याद रखना है। अब देखिए, राजतरंगिणी की बात करें, सबसे पहला प्रश्न उसका अर्थ क्या है? तो राजाओं की नदी। किसने लिखी है? कल्हन ने लिखी। किस भाषा में? संस्कृत में है। और ये इसमें कश्मीर के शासक, उनका इतिहास है स्टार्टिंग से लेकर 12वीं शताब्दी तक के बारे में जानकारी मिलती है। पहला ऐसा ग्रंथ है जिसमें क्रमबद्ध जानकारी हमको देखने को मिलती है इतिहास की। कितने सर्ग है? 8 सर्ग है। अरबों की सिंध विजय की बात करें तो ये वृत्तांत है चचनामा का, उसके लेखक अली अहमद है। तो वृत्तांत में सुरक्षित है। अष्टाध्यायी किसकी है? पाणिनि की। संस्कृत व्याकरण की किताब है और पहली किताब है। तो मौर्य के पहले का इतिहास और मौर्य युग की राजनीतिक अवस्था हमको मिलती है पाणिनि अष्टाध्यायी से। अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि का प्रयोग किया। गार्गी संहिता कैसा ग्रंथ है? ज्योतिष ग्रंथ। किसने लिखा? कात्यायन। लेकिन यवन आक्रमण का उल्लेख है। पतंजलि कौन थे? पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित। इनके महाभाष्य से शुंगों का इतिहास मिल जाएगा। आगे हम जल्दी से जो भी विदेशी लेखक हमारे आए थे उन्होंने जो रचनाएं लिखी उनके बारे में देखते हैं। यूनानी रोमन की बात करें तो टेसियस राजवेद था ईरान का। इसका विवरण बहुत अधिक कुछ काम का नहीं है। हेरोडोटस इतिहास के पिता, किताब हिस्टोरी का 5वीं ईसा सदी का भारत फारस संबंध मिलेगा। इसका विवरण भी अनुश्रुति और अफवाहों पर आधारित है। सिकंदर के साथ कौन आया था? निरियाकस, आने सिक्रेटस और ओरिस्टोबुलस। मेगास्थनीज की बात करें तो किताब इंडिका मौर्य के राजदरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य की किताब इंडिका और मौर्य युग के बारे में इनने जानकारी दी। डाइमेकस की बात करें तो सीरियस नरेश आंतियोकस का राजदूत। किसके दरबार में आया था? बिंदुसार। ये याद रखना। बिंदुसार कैसे याद रखोगे? ट्रिक बना लेना अपने हिसाब से कोई। डायोनीसियस, मिस्र नरेश, टॉल्फी टॉलमी फिलाडेल्फस इसका राजदूत था। अशोक के राजदरबार में आया था डायोनीसियस। टॉलमी 2री शताब्दी में भारत का भूगोल किताब इन्होंने लिखी। प्लिनी 1ली शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री।
भारतीय पशु, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थों का विवरण, पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी, जो 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पे आया था, उसने उस समय के भारत के बंदरगाह और व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी। उसके बाद में चीनी लेखक की बात करें तो फाइयान, सयुगन, हेनसोंग और इत्सिंग देखेंगे। फाइयान कितने समय तक रहा था भारत में? 14 ईयर तक रहा था। किसके समय आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। ये किस वंश के थे? गुप्त नरेश थे, मतलब गुप्त काल में फाइयान आया था। आपसे पूछ सकते हैं कि किस काल में आया था, तो गुप्त वंश चल रहा था उस दौरान आया था। उसके बाद संयुगन का 518 ईस्वी में आया था। 3 वर्षों में की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां इन्होंने एकत्रित कर ली। हेनसांग से हर्षवर्धन के काल में 629 ईस्वी से भारत के लिए निकला था। भारत में 15 वर्षों तक रुका और 645 में चीन गया। तो फाइयान महोदय 14 ईयर तक रहे और हेनसोंग जो है 15 साल तक रहे। जो बिहार में नालंदा है, नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा में आपसे पूछ ले नालंदा विश्वविद्यालय का है, बिहार स्टेट में। तो वहां पे अध्ययन किया और बौद्ध ग्रंथ को कलेक्ट किया और फिर लेके गए। इनका वृत्तांत क्या है? सीयू की नाम से है। 138 देश की उसमें विवरण मिलता है। आगे देखिए कि हेनसोंग के अध्ययन के समय नालंदा यूनिवर्सिटी में उन्होंने अध्ययन तो किया, तो कुलपति कौन थे? आचार्य शीलभद्र थे, और यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए फेमस है। इत्सिंग की बात करते तो 7वीं शताब्दी में आया है। इन्होंने नालंदा, विक्रमशिला, इन दोनों विश्वविद्यालय का वर्णन किया है। जो हेनसोंग है उनने केवल नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई की थी, और जो इत्सिंग है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का भी जिक्र मिल रहा है। अरबी लेखक की बात करें, अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ आया था। ये ख्वारिज्म या ख्यू का रहने वाला था, और अरबी में लिखी जो कृति किताब उल हिंद तहकीक हिंद, जिसे भारत की खोज कहते हैं, इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण है। ये विस्तृत ग्रंथ है। धर्म, दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज, प्रथा, सामाजिक जीवन, भार तोल, मापन विधि, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषय के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति पर सुंदर प्रकाश डाला है। इब्न बतूता की बात करें तो अरबी भाषा में लिखा है यात्रा वृत्तांत, जिसे क्या कहते हैं? रिहला। तो इब्न बतूता का रीला, इसे क्या 1333 में दिल्ली में काजी नियुक्त किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, क्योंकि इब्न बतूता की विद्वता से बहुत प्रभावित हो गए थे। यहाँ तक हमारा हो गया था। तारानाथ मार्को पोलो भी हो गया था। जो तारानाथ, तारानाथ, तिब्बती लेखक था। 2 रचनाएं, कंग्यूर, तंग्यूर। और भारत के इतिहास के बारे में मिलेगा, क्योंकि वैसे भी हम इतिहास पढ़ रहे हैं। मार्को पोलो की बात करें तो 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था, और इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी यहाँ से हमें पढ़ना था। यहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है। मुश्किल से 10 मिनट हुए होंगे। 10 मिनट में पूरी 3 क्लास का निचोड़ हो गया है, क्योंकि आप लोगों की ही रिक्वेस्ट है। हिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा है। यदि आप नोट से करने जाए, मोटी मोटी किताबें देखें, तो उसमें भी आप बेहतर तरीके से नहीं कर पाओगे। इसीलिए रिक्वेस्ट आई थी कि मैम रोज क्लास में इसी तरह रिवीजन कंटिन्यू रखना। तो पहले के 5 से 7 मिनट ऐसे ही रिवीजन चलेगा। आपको जिसको रिवीजन नहीं देखना है, क्लास थोड़ा स्पीड करके आगे से जहाँ टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, आप लोग वहां से कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी जिन भी बच्चों को रिवीजन अटेंड करना है, तो शुरू से क्लास देखें, ठीक है। आज का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य मिलने वाली जानकारी। सबसे पहला प्रश्न, भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है? तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह कहा जाता है। उसके बाद अलेक्जेंडर री, एच लोंगहर्स्ट, रॉबर्ट सैवेल, जेम्स बर्गेस, वॉल्टर इलियट, ये सभी भारत के पुरातात्विक स्थलों के उत्खनन से संबंधित है। इन लोगों ने भट्टी प्रोलू, घंटासला, अमरावती, इन स्थलों की खुदाई की है। कभी ऑप्शन में वैसे मुश्किल है, लेकिन पूछा जा सकता है कि कौन संबंध नहीं रखता है, या फिर किन किन स्थलों से संबंधित है। तो भट्टी प्रोलू, घंटा सलाम और अमरावती से संबंधित है। इनकी खुदाई कराई थी इन्होंने। सेवेल का नाम है, जेम्स बर्गेस का नाम है, रॉबर्ट है, लोंग्स हर्ट्स है, ए एच है, अलेक्जेंडर री है, वॉल्टर इलियट है। 1400 ईसा पूर्व के जो अभिलेख है उन्हें क्या कहते हैं? बोगाच कोई। कहाँ के है? एशिया माइनर। यहाँ से जो वैदिक देवता है, मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य, इनके नाम मिलते हैं। अब देखिए 2 से 3 प्रश्न यहाँ से बन जाएंगे। ये छोटे छोटे फैक्ट है, इनको इग्नोर नहीं कर सकते,
क्योंकि प्रश्न यहीं से आता है। अभी पढ़ के आप निकल लोगे लेकिन इस पर गौर नहीं करोगे तो फिर प्रश्न गलत होगा। सबसे पहली बात कि बोगाच कोई का अन्य नाम यदि आपसे पूछ ले तो एशिया माइनर भी उसे कहते हैं। किन देवताओं का वर्णन मिलता है तो जो वैदिक देवता है उनका। किसका नाम है? चार का नाम है। एक मित्र है, वरुण, इंद्र और नासत्य। नासत्य देवता को क्या कहा है? अश्विनी कुमार कहा है। किस समय के पूर्व का अभिलेख है? 1400 ईस्वी पूर्व का अभिलेख है। बोगाचकोई जिसे एशिया माइनर कहते हैं। चार वैदिक देवताओं का उल्लेख है, मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य। नासत्य को अश्विनी कुमार भी बोला है। मध्य भारत में भागवत धर्म जो वैष्णव संप्रदाय है विकसित होने का प्रमाण जो यवन राजदूत है हेलियोडोरस उसके बेसनगर विदिशा गरुड़ स्तंभ से प्राप्त होता है। यहाँ से भी प्रश्न बनेंगे, अलग अलग प्रश्न। आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो गरुड़ स्तंभ है ये कहाँ पर है? पूछ लेंगे। गरुड़ स्तंभ का है तो विदिशा जिले में है। कौन सा राजदूत था? तो यवन राजदूत था। नाम क्या था? हेलियोडोरस। इसका बेसनगर जिसे ही विदिशा बोला जाता है। अभी किस धर्म से संबंधित? भागवत धर्म से या फिर वैष्णव संप्रदाय से। आपसे बोल लेगा जैन धर्म से संबंधित था या फिर बौद्ध धर्म से संबंधित था या ब्राह्मण से, वैष्णव, भागवत से संबंधित था। भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में मिलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख में। दुर्भिक्ष और वेद की बात करें तो ऋग्वेद में मिला है। भरत का उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। और भारतवर्ष का हाथी गुम्फा अभिलेख। दुर्भिक्ष मतलब अकाल, इसकी जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा है? सोहगोरा अभिलेख। इसमें संकट काल में उपयोग के लिए जो भी खाद्यान्न सुरक्षित है उसका उल्लेख किया गया कि कैसे सुरक्षित रखते थे। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी कौन देता है? भीतरी स्तंभ लेख। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य कहाँ मिला? एरन अभिलेख में। कहा है? सागर से संबंधित है और गुप्त शासक भानुगुप्त है उनसे संबंध रखता है सती प्रथा का जो लिखित साक्ष्य है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर पता कर सकते हैं। रेशम बुनकर की श्रेणी की जानकारी किस अभिलेख में? मंदसौर अभिलेख में। और बुनकरों का शहर बुरहानपुर को कहते हैं। कश्मीरी नौपाषाणिक स्थल बुर्जहोम कैसा है? कश्मीरी नवपाषाणिक स्थल। देखो, पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा तो ये नवपाषाणिक स्थल है। गर्तावास मतलब गड्ढा घर, इसके साक्ष्य मिले हैं। और उतरने के लिए क्या थी? सीढ़ियां भी थी। यहाँ मनुष्य के साथ उसका जो पालतू कुत्ता है इसको भी दफनाने की प्रथा थी। नोट दिया हुआ है। पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जो औजार, बर्तन और इमारत जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं उसे पुरा स्थल बोला जाता है। प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा गया? आहत सिक्के कहा गया। और इसी को साहित्य में क्या कहते हैं? काशार्पण कहते हैं। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का काम किसने किया? जो यवन शासक है उनने सबसे पहले सिक्कों पर लेख लिखने का काम किया है। महत्वपूर्ण अभिलेख की बात करें तो अभिलेख है और शासक। यहाँ पर आप देखिए मंदसौर अभिलेख जहाँ से रेशम बुनकर की जानकारी मिलती है। मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। यहाँ ऑप्शन में आपको नरवर्मन, उदयवर्मन, अन्य नाम दे देगा लेकिन यशोवर्मन याद रखना। मंदसौर अभिलेख। उसके बाद में ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर मध्य प्रदेश का जिला है। यहाँ प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। आपको मालवा नरेश भोज दे देगा या राजा भोज या परमार वंशीय भोज दे देगा। तो ये प्रतिहार प्रतिहार नरेश भोज है ग्वालियर अभिलेख। भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन से संबंधित। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। प्रयाग स्तंभलेख समुद्रगुप्त। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख रुद्रदामन से संबंधित है। हाथी गुम्फा अभिलेख जो तिथि रहित अभिलेख है कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? ईपिग्राफी। अभिलेखों के अध्ययन को ईपिग्राफी कहते हैं। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्कों से उसके क्या पता चलता है? संगीत प्रेमी होने का पता चलता है। अरिकमेड़ू जिसे क्या कहते थे? पुदुचेरी। तो इसी के निकट कैसे सिक्के मिले हैं? रोमन सिक्के मिले हैं। मैंने आपको हेलियोडोरस का जो गरुड़ स्तंभ बताया था तो वो यवन राजदूत था। और ये रोमन सिक्के यहाँ से हमको मिले। सबसे पहले भारत के संबंध किससे थे? वर्मा। वर्मा को स्वर्ण भूमि बोला है जो वर्तमान में म्यांमार है। मलाया स्वर्णद्वीप, कंबोडिया कम्बोज और जावा द्वीप इसमें स्थापित हुए थे जो भारत के संबंध थे। प्रागैतिहासिक काल है।
ये अलग क्लासेस स्टार्ट कर लेंगे, उसमें रिवीजन नहीं होगा क्योंकि क्लास आज ही रिकॉर्ड करूँगी मैं। तो जब हमारा प्रागैतिहासिक काल कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जब वैदिक काल स्टार्ट करेंगे, सिंधु सभ्यता, उसके पहले सिंधु सभ्यता स्टार्ट करेंगे, वहाँ से फिर से हम जितने भी टॉपिक हो गए उनका रिवीजन करेंगे और फिर सिंधु सभ्यता स्टार्ट करेंगे।